Hi, good evening, everyone, and most welcome to Physicam Academy. So, this is your educator, Divya. Okay. So, guys, most welcome to the 7th day of तपस सीरीज. ओके आपको जैसे कि पता है कि हम लोग तपस सीरी में 21 डेज का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं जो कि यूजफुल है आईआईटी जैम बीटी केमिस्ट्री सीयूईटी गेट एक्सेल गेट केमिस्ट्री एंड सीएसआईआर नेट के लिए राइट. क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो इसलिए बहुत अच्छे से ये सीखने हैं ताकि आगे जाके आपको फायदे में रहें आप. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट और इसमें हमने थोड़ी सी कहानी केक्युले के बारे में पढ़ी थी. केक्युले ने कैसे बेंजीन के स्ट्रक्चर के थ्रू रेजोनेंस को एक्सप्लेन किया और फिर हमने देखा था कि रेजोनेंस का क्या क्या रोल होता है, कहाँ पे वो यूज में आता है. ठीक है. तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में. ओके. दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं. सबसे पहली चीज जो है वो आपको पता होना चाहिए दैट यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ओके. अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते हैं तो डेफिनेटली आप चीजों को गलत करेंगे. दूसरी चीज जो हमें सीखनी है वो सीखनी है हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग. ओके. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग मतलब कोई भी बेंजीन रिंग है या जो कुछ भी है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है या घटती है तो कौन से ग्रुप्स उसमें इंक्लूड होते हैं. फिर थर्ड चीज जो हमें सीखनी है वो है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर. ओके. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर कि अगर हमारे पास में कुछ दो चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे हम इंडिविजुअली कैसे बता पाएंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है. तो बिफोर ये चीज स्टार्ट करेंगे हम आज. तो लेट अस बिगिन. ओके. तो पहले मैं आपको बताऊंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है. मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था दैट आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए. अदरवाइज आप अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली आप चीजें गलत करेंगे और आप आंसर भी गलत देंगे. जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक इस तरीके का एक एग्जाम्पल दिया था. मैंने कहा था बताओ इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. तो आपको सबसे पहले बेटा क्या करना है, आपको ये एरो इस तरीके से आप बना देंगे. ठीक है. रूल्स हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे किस तरीके से बनाते हैं. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. उसके बाद में इसको हम इस डबल बॉन्ड को इधर की साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा. यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. तो दिस इज योर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज योर सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है. ओके. एंड दिस इज योर थर्ड वन विच इज जो कि मॉलिक्यूल ही था. राइट. तो दिस इज वन एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल इज मैंने आपको एनिलीन का एग्जाम्पल शायद दिया था दैट यू शुड नो हाउ टू मेक द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर एनिलीन. ओके. तो ये मैंने एनिलीन का आपको एग्जाम्पल दिया था जो कि आप में से किसी ने नहीं बनाया ऐसा सोच के कि हमको आता है. तो लेट अस सी. तो आपको मुझे बताना है इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे. तो अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा यहाँ पर आ जाएगा. तो जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन उसके साथ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन विद वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज योर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सेकेंड वन इज ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला इधर आ जाएगा. आपको देखो आपको लग रहा होगा कि ये हमको आता है ऑलरेडी बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको इसके बेसिक्स समझने बहुत जरूरी है. ठीक है. फिर इस चीज को यहाँ रखेंगे तो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो जाएगा. ओके. जो कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हैविंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन विद वन पॉजिटिव चार्ज. इसको यहाँ हम शिफ्ट करेंगे तो वापस हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उस जैसा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा. अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं बेटा वो क्या होती है. देखो ये इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने तो आंसर इसका है 5. कैसे, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकेंड है, ये वाला थर्ड है आपका, ये वाला फोर्थ है और ये वाला आपका फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. आप देख सकते हैं फर्स्ट एंड फिफ्थ दोनों ही अलग हैं. इसमें जो पोजीशन नंबर 1 पोजीशन नंबर 2 में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 2 में सिंगल बॉन्ड है. तो कई बार हम इसका आंसर 4 दे देते हैं जो कि गलत है. तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. राइट. उसके बाद में
इसी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे और कि जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, लेट्स से मैंने कुछ बनाया, लेट्स से पिरिडीन बनाया, ठीक है, और मैं उसको देखना चाह रही हूँ कि उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो आप मुझे बताएंगे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है ना, और हमने आपको ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इसका स्ट्रक्चर में जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अलग ऑर्बिटल होता है ना, मतलब वो परपेंडिकुलर होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो यहाँ पे इस तरीके से लाई कर रहा है, ऑल्दो जो ये वाले बॉन्ड्स हैं वो पैरेलल है ना, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, तो इसलिए ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं रेजोनेंस में, तो ये पॉइंट हमारा नोट वर्दी हो गया। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे हमारा एक लोन पेयर है, ठीक है, तो अब इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी, तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, ठीक है, किस तरीके से होगा ये हम देखेंगे। नाइट्रोजन है इस तरीके से, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन के बगल में जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेंजीन, ये जो पिरिडीन रिंग है इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, तो इसमें देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि रिंग के ऊपर क्या आ रहा है, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर से मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से इसको हम शिफ्ट करेंगे तो मुझको इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसमें भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5, तो दिस इज योर दीज आर योर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि पिरिडीन में बना है। और इससे हमको क्या कंक्लूजन निकला, इससे हमको ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारी पिरिडीन होती है, ठीक है, जो हमारी पिरिडीन होती है इसमें कौन सी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक तो इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव, एक इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इससे हमें ये कंक्लूड होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी होती है, वो पोजीशन नंबर इस पे जाएगी या इस पे या इस पे, और अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे तो वो इस पे आएगा या इस पे आएगा। आई होप ये मैं इसलिए ही बता रही हूँ क्योंकि आगे इसके एप्लीकेशंस में मुझसे मत पूछना कि न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे क्यों आया, क्योंकि मैं बेसिक्स में चीजें कवर कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम आएंगे और भी मैं एग्जांपल्स आपको दूंगी। तो जैसे कि हमारे पास में नैफ्थलीन है, ओके, मैंने इस तरीके से आपका नैफ्थलीन बनाया, ओके, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें एक तो ये हमारा रिंग है, दूसरे में मैं क्या करूंगी, दूसरे में मैं क्या करूंगी, इसी के रिंग के डबल बॉन्ड को मैं शिफ्ट कर दूं, इस वाले साइड को मैं नहीं छेड़ रही हूँ, आप जरा देखना इसको, इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको इधर और इसको इधर, तो मुझको क्या मिलेगा, इस तरीके से कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, ठीक है। और अगर मैं थर्ड बनाना चाहूंगी तो थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, थर्ड स्ट्रक्चर में हमारा ये वाली रिंग पे इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, ओके। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज योर सेकंड एंड दिस इज योर थर्ड। तो अगर हम इनको देखते हैं तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो जी, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये एरोमेटिक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूंगी तो इसमें भी क्या है, एरोमेटिसिटी इंट्रोड्यूस हो रही है, तो दोनों रिंग्स एरोमेटिक है, तो सेकंड वाला मोस्ट स्टेबल होगा। और फर्स्ट और थर्ड की अगर मैं बात करूं
तो फर्स्ट और थर्ड में जो ये वाला रिंग है ये आपका एरोमेटिक है, और इसमें जो ये वाला रिंग है ये भी हमारा एरोमेटिक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वली स्टेबल होंगे, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक एक रिंग एरोमेटिक है, सेकंड में दोनों रिंग्स एरोमेटिक है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट मैं लिख रही हूं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, जो कि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, और आपको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमें आता है क्योंकि आपने सीखा है। ठीक है, तो इसका मैं स्ट्रक्चर अगर बनाऊंगी, मुझे बताएंगे आप कि कितने इसमें स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज आके इंट्रोड्यूस होएगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव है ही। ठीक है, ओके, तो ये हमारा एक फॉर्म हुआ जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया हुआ है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर इसको यहाँ और इसको यहाँ मैं अब ऊपर बना देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आके इसको वापस न्यूट्रलाइज या नलीफाई कर देगा। तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 6। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसमें टोटल मिला के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, के बाद में आगे हम चलते हैं। आई होप यू गाइज आर गेटिंग मी। इसके बाद मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ जिसको हम कहते हैं एंथ्रोसीन। इसमें कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे रेजोनेटिंग ये आपको देखने हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके रिंग को शिफ्ट करूंगी, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा शिफ्ट किया एक साथ तो आप बिल्कुल गलत बनाओगे। मतलब एक रिंग को शिफ्ट करिए तो एक ही रिंग को देखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अब ये एक बन गया मेरा, ये वाले रिंग को मैंने इन्वॉल्व किया, अब मैं इस वाले को इन्वॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, मैं अब बीच वाली रिंग को छेड़ रही हूँ, फर्स्ट वाली रिंग को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया है। ये मेरा सेकेंड स्ट्रक्चर बना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूंगी तो इसमें अब मैं सिर्फ और सिर्फ थर्ड रिंग को इन्वॉल्व करूंगी। वन 2 3 एंड 4, टोटल मिला के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबको एक एक करके देखना। ठीक है, सबको एक एक करके अगर आप देखोगे तो आप एक चीज देख पाओगे। मैं व्हाइट से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, जो ये वाली रिंग है वो एरोमेटिक है। ठीक है, और जो ये वाली रिंग है ये भी एरोमेटिक है। तो इस स्ट्रक्चर में 2 एरोमेटिक रिंग्स आ रही हैं। अगर मैं इसकी बात करूंगी तो ये एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, तो इसमें भी
2 एरोमेटिक रिंग्स आ रही हैं। और अगर मैं इसकी बात करूंगी तो इसमें एक एरोमेटिक रिंग है, और इसकी बात करूंगी तो इसमें भी कितनी एरोमेटिक रिंग है? एक एरोमेटिक रिंग है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगी तो इसमें सेकेंड एंड थर्ड इक्वली स्टेबल है और ज्यादा स्टेबल है देन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो टोटल कितने, ये क्वेश्चन कैसे आएगा, टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं? 4। उनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल है? आपने देख पाया सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या ये इजी है? बहुत इजी है। क्या इससे क्वेश्चन आता है? हाँ। क्या हम इसको गलत करते हैं? 100% हाँ। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को गलत करने का, क्योंकि ये तो हमारे लिए बहुत ही लप्पू से क्वेश्चंस है ना। इनको तो हम बिल्कुल भी फोकस करते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है ये सब चीजें तो हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमको आती है। ये हमको आती है, ये बात सही है, आती तो हमको है, पर हम इसको आने के बावजूद भी गलत करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बना रही हूं और भी, और आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। आप बना के देखना, अगर खुद से बनाओगे तो चांसेस आर कि आप उसको गलत करोगे। ठीक है, एक दो बार ढंग से सीख लो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये हमको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये बात तो हमें पता है बिल्कुल अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे इसी तरीके से जिस तरीके से हम बनाते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत जरूरी है समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम जब हम सीख जाएंगे, जब हम सीख चुके होंगे, उसके बाद हमको कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब जब हम सीख चुके होंगे उसके बाद में थोड़ी ना बनाएंगे हम। एक बार सीख लिया, बस सीख लिया। ओके, अच्छे से सीख गए, जिसमें आपको लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब अगर मैं खुद से बनाता हूँ तो गलत नहीं होता है, तो फिर चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर दिस। तो हाउ मेनी? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो आई होप आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी इश्यू है, और अगर है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। बहुत ही बेसिक चल रहा है, बिल्कुल भी हम जल्दबाजी से नहीं भाग रहे हैं। पर अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है तो डेफिनेटली आप चीजें गलत करोगे, और चीजें गलत करने की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको निगेटिव मार्किंग बढ़ जाएगी आना। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट, अब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप सीख गए होंगे। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। ओके, जो बेंजीन रिंग है उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखी जाती है, बनाई जाती है, वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास में बेंजीन होती है, हमारे पास में कोई भी बेंजीन रिंग होती है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और अगर हमारे पास में कोई भी बेंजीन रिंग होती है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज कर जाती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो अगर हम एक छोटी सी कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है। देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं हमारे, वो दो तरीके के हो सकते हैं। प्लस आई ग्रुप्स हो सकते हैं, मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट करते हैं, और प्लस एच हो सकते हैं, मतलब जो हाइपर कॉन्जुगेटिव करते हैं, और एक हो सकते हैं जो कि प्लस आर या प्लस एम करते हैं, मतलब रेजोनेंस या मीजोमेरिक। तो ऑलवेज रिमेंबर,
रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट हमेशा ओवर पावर करेगा प्लस आई यानी कि इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आई है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। तो इस पॉइंट को मद्देनजर रख के आई विल बी राइटिंग एक छोटी सी क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास में NH2 ग्रुप है, फिर हमारे पास में बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, फिर हमारे पास में बेंजीन रिंग है, फिर हमारे पास में मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे लेट्स से COOH लगा दिया। तो इन ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बिहाफ पे दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो वो पीछे कॉन्सेप्ट जो मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए बताया था आपको, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए जो पॉइंट मैंने आपको बताया था उसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कौन सी होगी। देखो ये जो NH2 ग्रुप है ये तो क्या है, प्लस आर करता है, और OH क्या है, ये भी आपका प्लस आर करता है। बट अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में देखेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की देने की क्षमता नाइट्रोजन की ज्यादा होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा देन OH। और ये जो ग्रुप है इसमें तो हाइड्रोजन है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो ये ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, ठीक है। अब ये CH3 नहीं लगाती, मैं इधर CH3 लगा देती हूँ, ठीक है। CH3 क्या करेगा, इंडक्टिव या हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट करेगा, जो कि ऑफ कोर्स प्लस आर, ये दोनों प्लस आर करेंगे, ये प्लस आई या प्लस एच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेट्स से लगाया आपका कोई भी, मैंने Cl लगा दिया लेट्स से, ओके, क्लोरीन और समथिंग, तो ये जो ग्रुप करेगा ये माइनस आई करेगा, ठीक है। और उसके बाद में COOH है, तो ये COH क्या करेगा, ये माइनस आर करेगा, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और कोई इश्यू इसमें रहा नहीं होगा, अगर रहा है तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो, ठीक है, ओके, बात समझ गए आप। तो अब एक कॉन्सेप्ट है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ओके। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो हम कैसे अरेंज करेंगे। जैसे मेरे पास में लेट्स से आर COO माइनस, सॉरी, RCOO O माइनस है, और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बना दूं RCO माइनस डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, विच वन इज मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या विच वन इज लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, और जो रूल्स होते हैं वो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लगाना होता है, ठीक है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास में कुछ रूल होगा जिसको हमें बिल्कुल ही किस वे में लगाना है, हमको लगाना है बिल्कुल एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है अरेंज करने के लिए वो आपको देखना है कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट है या न्यूट्रल है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्टेट कंप्लीट हो उसका या फिर वो न्यूट्रल हो, मतलब उस पर चार्ज नहीं हो, तो दैट विल बी गिवन द मोस्ट प्रायोरिटी, ओके, वो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। दूसरी बात आपको ध्यान देना है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हो और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो स्टेबल होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो लेस स्टेबल है,
ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज करेंगे और ये सीक्वेंस में लगता है। और तीसरी जो चीज है वो है चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव पास में होने चाहिए और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो स्टेबल है। और ये जो रूल है ये बिल्कुल आपको इसी सीक्वेंस में लगाना है जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रही हूँ। मतलब अगर मेरे पास में 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो सबसे पहले मैं न्यूट्रलिटी चेक करूंगी, ठीक है, कि वो न्यूट्रल है। साथ में मैं पाई बॉन्ड्स भी गिन सकती हूँ, वो मैं देखूंगी, अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। तो न्यूट्रलिटी में चेक करूंगी, फिर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चेक करूंगी, है तो वो ज्यादा स्टेबल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव तो ज्यादा स्टेबल। और इससे आंसर, अगर इससे आंसर आता है तो स्टॉप ऑल अदर पॉइंट्स, यूज नहीं करना। अगर इससे आंसर आ जाता है तो नीचे वाला पॉइंट यूज नहीं करना, और अगर इन दोनों से आंसर नहीं आता है तो ही नीचे वाले पे जाना है। आप बात समझ पा रहे हो? इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ और फिर हमको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा। लेट्स से ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कल भी दिया था और मैं आज भी दे रही हूँ, ठीक है। तो देखो, ये मेरे 3 स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3। अब मुझे इनमें बताना है व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो पहले क्या चेक करना है कि न्यूट्रल जो है या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो न्यूट्रल कौन सा है, फर्स्ट, ये मोस्ट स्टेबल हो गया, सही बात है। फिर मुझे क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, तो इससे तो आंसर नहीं आ रहा, यानी कि सेकंड रूल को मैं स्किप कर दूंगी। अब मैं देखूंगी थर्ड रूल क्या था, जो अपोजिट चार्जेस हैं वो पास पास होने चाहिए। तो देखो ये दोनों बिल्कुल पास पास एकदम करीब, और ये यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, दो जो चार्जेस हैं वो दूर हैं, यहाँ पे तो दूर है ये, और ये पास है। तो इसका मतलब है फर्स्ट के बाद स्टेबिलिटी सेकंड की ज्यादा है, उसके बाद में थर्ड की ज्यादा है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू द रूल ऑफ रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है, ओके। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, तो क्लास 8th में जाओ, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा। क्या था ऑक्टेट रूल? कि किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन लिख रही हूँ इस तरीके से, तो मुझे पता होना चाहिए क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और हैं, ठीक है। तो फिर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं NH2 और इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज लिखूं, तो आई हैव टू चेक कि इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो देखो कितने बॉन्ड्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन को अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि किस तरीके से पता चलेगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ और आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे जिससे आपको देखना होगा कि कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, यही लिख देती हूँ, चलो होमवर्क में। जैसे मेरे पास में एक ये स्ट्रक्चर है और मेरे पास में एक ये स्ट्रक्चर है। अब मुझे बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी तो यही तो बनेगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये दिस इज 1, दिस इज 2, तो विच वन इज मोर स्टेबल? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस ऑक्सीजन को देखो, के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, हाँ, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन को देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो इस कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसलिए स्टेबल कौन है? 1 ज्यादा स्टेबल है 2 से, ठीक है, क्लियर है, ओके। और मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, मैंने अभी पिरिडीन का मैं जो बना हुआ था ना उसी में बता देती हूँ।
क्वेश्चन था, तो हमें डिस्कस करना है कि इन 4-5 में से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन नहीं। तो सबसे पहले आप न्यूट्रल देख लो, फर्स्ट एंड फिफ्थ, ये दोनों न्यूट्रल है, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ इक्वली स्टेबल होंगे, सही बात है। उसके बाद में हमें देखना है क्या क्या देखना है, क्या था, चार्ज सेपरेशन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो देखो आप अगर इन स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, पूरा का पूरा सेम है, पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे दूरी से आंसर बनेगा। यहाँ पे देखो इस वाले स्ट्रक्चर देखो, पोजीशन में इसको 1 कह रही हूँ, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन नंबर 3, इसमें भी देखो पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, तो पोजीशन 1 एंड 3 पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, पोजीशन 1 एंड 5 पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव जो चार्ज है वो दूर होने चाहिए, दूर होने चाहिए। तो यानी कि फर्स्ट और फिफ्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद में थर्ड स्टेबल है, और उसके बाद में आपका सेकेंड एंड फोर्थ है। तो दिस शुड बी द ऑर्डर इन अकॉर्डेंस ऑफ द रूल। तो रूल में सबसे पहले न्यूट्रल, न्यूट्रलिटी आप देखोगे, या तो आप न्यूट्रलिटी कहो उसको या ऑक्टेट कंप्लीशन कहो। सेकेंड नंबर पे आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए, बट उससे आंसर नहीं निकलता क्योंकि यहाँ पे तीनों पे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो तीनों में ही वो बेकार है ना, तो आंसर तो निकलेगा नहीं हमारा। तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, इनफैक्ट पांचों पे, तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा कि थर्ड रूल क्या था कि पॉजिटिव पॉजिटिव दूर होने चाहिए, जितना दूर होंगे उतना स्टेबल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा मैंने जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके लिए बनाए थे, ये बनाए थे, तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी, स्टेबिलिटी ये वाला बनाया था और ये वाला बनाया था, आपको इन सब के अरेंज करने हैं इन अकॉर्डेंस ऑफ द स्टेबिलिटी। तो मैंने आपको रूल बता दिया, आपको क्वेश्चंस दे दिए और उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के भी दे दिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। ओके, तो आई होप आप यहाँ तक कर लेंगे, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक वो सब आपको डिस्कस करना है, अपने आप के साथ में पढ़ाई करनी है। ठीक है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन में गलती से शायद से लिखा हुआ नहीं आया, आज का जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का टॉपिक है वो है फोकस। ओके, हाउ टू फोकस। देखो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के या किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बीएससी में है, चाहे मास्टर्स कर रहे हैं, या एमटेक कर रहे हैं, या फिर आप CSIR नेट गेट व्हाटसोएवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, व्हाट यू नीड फोकस। ओके, अब फोकस को करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि फोकस है क्या। ठीक है, तो फोकस क्या है, आप सोचो इसको, आप सोचो क्या फोकस हम दिमाग से करते हैं या किस चीज से हम फोकस करते हैं। आप जस्ट थिंक अबाउट इट। हम फोकस अपनी अवेयरनेस से करते हैं, अवेयरनेस जिसको हम चेतना भी कहते हैं, वी आर अवेयर ऑफ समथिंग, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दिस इज अवर बॉडी, लेट्स से दिस इज अवर बॉडी। ओके, तो अब पूरे दिन भर में अगर आप अभी मेरे साथ पढ़ भी रहे हो तो पढ़ते वक्त भी आपका जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में है ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के साथ साथ में आपका जो अवेयरनेस है वो कभी खाने पे चली जाती है, यार भूख लग रही है, कभी आपको लगता है मुझे नींद आ रही है, कभी आप फोन स्क्रॉल कर लेते हो, किसी का व्हाट्सएप चेक कर लेते हो, कभी आप उस केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ये सब हो रहा है आपके साथ में, उसके साथ में आपको एकदम से अपनी किसी की याद आ जाती है ना, या फिर आपको कोई अपना भूला हुआ याद, कोई काम याद आ जाता है। ठीक है, या फिर आपको एकदम से पढ़ते पढ़ते ही क्लिक करता है कि अरे मुझे वॉशरूम जाना है। तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं, ये आपका फ्लक्चुएशन है, आपका माइंड का फ्लक्चुएशन है जो आपको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो इंसान का जो दिमाग है वो एक दिन में लैक्स एंड लैक्स ऑफ थॉट्स को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हमारा कंसंट्रेशन कभी भी लग नहीं पाता किसी भी चीज पे। ठीक है, तो आज की हमारी प्रैक्टिस है फोकस करने की। ठीक है, कि हम जो कुछ भी करेंगे, जहां पे भी पढ़ेंगे, वी विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट पार्ट ओनली।
ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आपका मंकी माइंड को एकदम से स्टिक करके एक जगह पे अटका लोगे। इट विल हेल्प, ये आपका होगा बट विद प्रैक्टिस, है ना। जितना आप एक चीज पे ध्यान लगाएंगे, आपको अवेयरनेस अवेयरनेस लानी पड़ती है बार बार। जैसे मैं बोलती हूँ इधर ध्यान दो, तो आप एकदम से अपने ध्यान को कहीं और से खींच के उस जगह पे लेकर आते हो। मैं अगर कहती हूँ आप याद करो, परसों हमने रेजोनेंस का एक टॉपिक पढ़ा था, तो आपका ध्यान एकदम से पीछे जाता है, क्योंकि मैं आपकी अवेयरनेस को कंट्रोल कर रही हूँ अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। मैं जो कुछ भी बोलती हूँ उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अवेयरनेस को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपके अवेयरनेस को कंट्रोल कर सकती हूँ, अपने अनुसार आपको चीजें याद या भुलवा सकती हूँ, उसी तरीके से आप भी अपनी अवेयरनेस को बार बार अलग अलग जगह पे फोकस करके स्टैंड बाय कर सकते हो, ताकि चीजें इन डेप्थ जाए। अदरवाइज मल्टीटास्किंग करके आप कोई भी काम अच्छे से नहीं करते। अगर आप फोकस से सिर्फ एक काम करते हो, तो विल गिव यू 100% बेस्ट इन दैट, और उसको आप कम समय में अच्छे से कर पाओगे। पर अगर आप अपने फोकस को 1000 जगह पे लगा के रखोगे, तो आप एक भी काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर आपने अपने फोकस को 100 जगह पे रखा, तो 110% श्योरिटी है कि आप एग्जाम को ना तो क्रैक करोगे, ना ही सब्जेक्ट सीख पाओगे, और ना ही कुछ अच्छा जिंदगी में कर पाओगे। क्योंकि जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, रीजन बीइंग क्योंकि वो एक भी काम को अच्छे से नहीं कर रहे होते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कॉन्सेंट्रेट, फोकस आपके हाथ में है ना। ये आपके ही हाथ में है, अपने आप को बार बार इंस्ट्रक्ट करना अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे और अपनी पढ़ाई में इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये लाइफ के हर एरिया में यूजफुल होता है। बट पढ़ाई के लिए फिलहाल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फोकस, टू कॉन्सेंट्रेट। ओके, विजडम टाइम में एज आई ऑलवेज से दैट प्लीज मेडिटेट 5 minutes मॉर्निंग एंड इवनिंग, physically work out, go for jog, running, whatsoever you like. Have a balanced diet, okay? Eat healthy. Don't waste time. Time manage nicely, and don't forget to smile, okay? So I'll see you in the next class. Till then, please learn all this. And if there is any query, any doubt, कुछ भी है तो आप मुझसे जरूर पूछें. Take care. Bye bye.